हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको भारतीय प्रणाली में संख्या को लिखना, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में संख्या को लिखना और आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात हमने बताई थी। जैसे इकाई को 1 कहा जाता है, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़े का मतलब 100 होता है, यानी 10 की पावर 2 होता है। हज़ार का मतलब 10 की पावर 3 होता है, लाख का मतलब 10 की पावर 5 होता है और करोड़ का मतलब 10 की पावर 7 होता है। इस पर आधारित रीट में सवाल आए हैं, इसलिए आप उनकी प्रैक्टिस करें। जो भी सवाल आपको करा दिए जाते हैं आप उनकी प्रैक्टिस करें। अलग से आपको हम सीट प्रोवाइड कर देंगे। आप विश्वास रखें, आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, पेन कॉपी लेकर के आप बैठा करें, नोट्स बनाइए आप और विश्वास कीजिए, प्लस आप रिवीजन भी रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो नेक्स्ट हम ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आगे की ओर चलते हैं। संख्याओं के प्रकार आज हम चलाएंगे। संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। पहले लेते हैं हम प्राकृत संख्या। आप पढ़ने बैठा करें तो पेन कॉपी लेकर के बैठो। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनसे गिनती की क्रिया होती है, गिनती की क्रिया होती है, उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब गिनती की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से गिनतियाँ चलती हैं। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं प्राकृत संख्याएं? जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ये सभी संख्याएं कैसी है? प्राकृत संख्याएं। आपसे कहा जाए कि -2 एक प्राकृत संख्या, माइनस वाली संख्या इसमें नहीं आती हैं। ये संख्या 1 से स्टार्ट होती है और बहुत सारी संख्याएं अनंत कहते हैं, अनंत की ओर ये जा रही हैं। डॉट डॉट लगा है तो इनका कोई और छोर नहीं है जिसका ये अंत हो जाए। सम, ये प्राकृत संख्या में से बनने वाली संख्याएं कौन सी हैं? पहले हम लेते हैं सम प्राकृत संख्याएं या सम संख्याएं। सम संख्याओं को इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है। इवन नंबर्स, इसको हम सम प्राकृत संख्या के नाम से भी जानते हैं। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होती हैं, जिनमें 2 का भाग पूरी बार जाता है, उन्हें सम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 ये सभी संख्याएं सम प्राकृत संख्याएं या सम संख्याओं के नाम से भी इनको जानते हैं। नंबर 3, विषम प्राकृत संख्याएं। विषम प्राकृत संख्याएं, इसे इंग्लिश में ऑड नंबर कहा जाता है। ऑड नंबर्स, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरी बार विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम प्राकृत संख्या कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे 1 3 5 7 9 आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 का भाग नहीं जाना चाहिए, वो विषम प्राकृत संख्याएं कहलाती है। नंबर 4, भाज्य संख्याएं। एक ही बात होती है, यार विषम संख्याएं कह दो या विषम प्राकृत संख्या कह दो, एक ही बात है। भाज्य संख्याएं, भाज्य को हम यहाँ पर कंपोसाइट नंबर कहते हैं। कंपोसाइट नंबर, इसको दूसरा नाम है, भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्याएं भी कहा जाता है। इनको
यौगिक संख्याएं ऑब्लिक संयुक्त संख्याएं भी किन्हें कहा जाता है, संयुक्त संख्याएं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं, उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। किसी अन्य से भी विभाजित हो जाएं उन्हें भाज्य संख्या है। भाज्य का मतलब विभाजित हो जाए। जैसे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होनी चाहिए। सॉरी, 4 है, 6 है, अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही हैं। 8 है, 9 है, किसी अन्य से भी विभाजित हो रही हैं। यहाँ पर ये 10 है। ये सभी संख्याएं कैसी हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर भाज्य संख्याओं को जो दूसरे नाम से जाना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। यौगिक संख्याएं भी कहते हैं, संयुक्त संख्याएं कहते हैं इनको। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का दूसरा नाम है ऋण संख्याएं भी कहते हैं इनको, ऋण संख्याएं। इंग्लिश में इनको कहा जाता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स इनको कहा जाता है। एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें केवल और केवल 1 का भाग जाता है, स्वयं का जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 है, 2 में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। 3 है, 3 में अन्य का भाग नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में जाएगा, 9 में जाएगा, 11 में नहीं जाएगा। ये ध्यान रखें। इस तरीके से ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नोट डाल के लिख लो। इसमें आपको हम बता दें, देखो अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। इसे सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। क्या इससे बड़ी भी सम अभाज्य संख्या आएगी? नहीं आएगी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी कहो या केवल एक सम अभाज्य संख्या कहो, एक ही बात है। तो यहाँ पर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर ये क्वेश्चन बने कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, विषम आनी चाहिए, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है 3। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक अंक की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है। विषम ही होगी क्योंकि सम तो इसमें एक ही आती है। तो एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है, ध्यान रखना। तो इस टाइप की छोटी छोटी क्वेश्चन बन जाते हैं। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ले तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर 11 हो जाएगी। अब हम आगे की ओर चलते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ। 1 से 100 तक की गिनती में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25 होती है 1 से 100 तक की गिनती में। तो ये नोट डाल के आप लिख लें। 1 से 100 तक की गिनतियों में कुल अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। और जो निम्नलिखित हैं, ये भी लिखो इसमें, जो निम्नलिखित हैं, यहाँ पर हम रीड का लेवल लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए आप विश्वास रखें 100% आपको सफलता मिलेगी। एक भी सवाल आपका 1 भी % बचेगा नहीं रीड लेवल वाला।
रीड प्लस मेंस दोनों की हम आपको तैयारी कराएंगे। जो निम्नलिखित हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब इसमें आपको एक बताएं बात, अभाज्य संख्या निकालें कैसे, जिनमें भाग नहीं जाए वो अभाज्य संख्या आ जाएंगी। तो हम 2 की भाजकता का नियम ध्यान में रखेंगे और 3 की भाजकता का नियम ध्यान में रखेंगे। 2 की तो याद है आपको कि लास्ट वाला अंक 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर आपसे पूछा जाए 3 से विभाजित होगी, यस 3 से विभाजित होगी, क्योंकि अंकों को जोड़ो इनको, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 में 3 का भाग जाएगा, इसलिए पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 3 की भाजकता का नियम हो गया अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इस नियम के आधार पर अब हम टोटल अभाज्य संख्याओं को यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 में अन्य का भाग नहीं जाता है, ये अभाज्य संख्या है। 5 में भाग नहीं जाएगा, 4 में तो जाएगा 2 का, 6 में जाएगा, यस अदर संख्या का भाग जाना चाहिए तो वो भाज्य हो जाती है, इसलिए उसे लिखेंगे नहीं। तो 6 में भाग जाता है उसे नहीं लिखेंगे। 7 में जाता है नहीं जा रहा, लिखो उसे। 8 में जाता है 2 का जा रहा है, 9 में 3 का जा रहा है, 10 में जा रहा है तो 11 लिखेंगे। 11 के बाद 13, 14 में जाएगा, 15 में जाएगा, 16 में जाएगा, 17 में नहीं जाएगा, लिखो। 18 में जाएगा, 19 में नहीं जाएगा, 20 में जाएगा, 21 में जाएगा, 21 में 3 का जा रहा है, 24 में जाएगा, 22 में, 23 में, 23 ले लो आप, 22 में जा रहा है, 23 में नहीं जा रहा है, 24 में जाएगा, 25 में जाएगा, 26, 27, 28, 29, 30 जाएगा, 31, 32 में जाएगा, 33, 34 में जाएगा, 35 में जाएगा, 36 में जाएगा, 37, 7 3 10 होते हैं तो 37 में नहीं जाएगा, 38, 39, 39 में जाएगा 3 का, 9 3 12 होते हैं इसलिए, 39 में 40, 41, 41 में भाग नहीं जाएगा, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47 में जाएगा, 7 और 4 11 होते हैं, नहीं जाएगा। 48 में जाएगा, 49 में जाएगा, 50, 51, 51 में जाएगा, 5 और 1 6 होते हैं, 52, 53, 5 और 3 8 नहीं जाएगा, 54 में जाएगा, 55 में, 56 में, 57, 7 5 12 होते हैं, गया। 58 में जाएगा, 59 में 9 5 14 होते हैं, नहीं जाएगा। 60 जाएगा, 61, 6 और 1 7 होते हैं, नहीं जाएगा। 62 में जाएगा, 63 में जाएगा, 6 3 9 होते हैं, 3 का गया। 64, 65, 66, 67, 6 और 7 13 होते हैं। 68, 69, 69 में 3 का जाएगा, 70। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस पर आप पर आना चाहिए। वो 20 पूछ सकता है कि 80 से 90 के बीच में भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ 70 तक पहुँच गए। 71 में नहीं जा रहा, 72 में जाएगा, 73 में 7 3 10 होते हैं, नहीं जाएगा। 74 जाएगा, 75 जाएगा, 76, 77, 77 में 11 का जा रहा है। 78, 79, 79 नहीं जाएगा। 80, 81, 8 और 1 9, 82, 82 में जाएगा। 83 नहीं जाएगा। 84 में जाएगा, 85 में जाएगा, 86 में जाएगा, 87, 8 और 7 15 होते हैं, 3 का गया। 88 में गया, 89, 9 और 8 17 होती है, 89, 90, 91, 13 7 91, 91 में गया। 92, 92 2 का जा रहा है। 93, 94, 95, 96, 97। तो यहाँ पर ये इस प्रकार हमने ये सभी संख्याएं लिख दी हैं। 98 में जाएगा, 99 में जाएगा, 100 में भी जाएगा। तो यहाँ पर ये टोटल 25 संख्या है कि नहीं है, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इस तरीके से कुल अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं, 1 से 100 के बीच में।
अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है 1 से 15 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, 20 से 30 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, 50 से 70 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो आप आसानी से छांट सकते हो और प्रश्न का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट आगे की ओर अब हम चलते हैं। भाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्या, इसके बाद हम लेते हैं संपूर्ण संख्या। 6 नंबर पर अब हम लेते हैं संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या को परफेक्ट नंबर भी कहा जाता है, कंप्लीट नंबर भी कहा जाता है, ऑब्लिक कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अपवर्तकों का योग दी गई संख्या से 2 गुना प्राप्त होता है। जो संख्या है उससे 2 गुना प्राप्त आना चाहिए। ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अपवर्तक यानी गुणनखंड, एक ही बात होती है, ऐसी प्राकृत संख्या जिसके गुणनखंडों का योग दी गई संख्या से 2 गुना प्राप्त होता है वह संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 6 के गुणनखंडों का योग, इन्हें अपवर्तक भी कहते हैं। अब गुणनखंड किसे कहते हैं? जिस संख्या में जिस जिसका भाग जाता है वह उसका गुणनखंड कहलाता है। तो 6 में किस किस का भाग जाता है ये देखो। 6 में 1 का जाएगा, ठीक है, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा। फिर तो 6 के गुणनखंड ये हो गए 1 2 3 6। अब इनको जोड़ो, जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 12। तो यह जो 12 आया है दी गई संख्या का 2 गुना आया है, 6 का 2 गुना हो गया 12। तो 6 क्या हो गई? 6 एक संपूर्ण संख्या हो गई, क्योंकि 6 के गुणनखंडों का योग दी गई संख्या के 2 गुना प्राप्त होता है। इसी प्रकार 28 के गुणनखंडों का योग हम देखते हैं। 28 के गुणनखंडों का योग, 28 के गुणनखंडों का योग। अब 28 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, नहीं, 10 हो रहे हैं। 4 7 28, 6 का जा रहा है, नहीं जा रहा, 7 चौक 28, फिर कितने का जाएगा? 14 का जाएगा, फिर 28 का जाएगा। अब इनको आप गिन लो। 7 3 10 4 14, 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56। तो यहाँ पर 56 प्राप्त हुआ है ये। तो 28 के गुणनखंडों का योग 56 यानी 28 का 2 गुना प्राप्त हुआ है। तो 6 और 28 कैसी संख्या हो गई? संपूर्ण संख्या। इस तरीके से आप निकालते जाओगे। आपको बता दें 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल संपूर्ण संख्याएं 2 होती हैं, 6 और 28। और सभी संख्याओं के गुणनखंडों का योग करके देखो, दी गई संख्या से 2 गुना प्राप्त नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए 1 से 100, जिसे नोट डाल के भले ही लिख लो नोट में, 1 से 100 तक कुल संपूर्ण संख्याएं, 1 से 100 तक कुल संपूर्ण संख्याएं 2 होती हैं। 6 व 28, 6 और 28 ये 2 ही संपूर्ण संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट चलते अब हम 7 नंबर पर आ जाते हैं। सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं को कोप्राइम नंबर कहा जाता है। कोप्राइम नंबर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है तो वे सभी संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी परस्पर वो विभाजित नहीं होती है, कोई भी उसमें कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है 1 के अलावा। तो वे सभी संख्याएं कैसी कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे डेफिनेशन आप लिख लिया करो,
मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, पेन कॉपी लेके बैठा करो, वहीं रोक लेना और आप लिख लेना। जैसे 2 और 3 सह अभाज्य संख्याएं, 4, 6 और 7। अब इन दोनों में तो है लेकिन तीसरी संख्या में नहीं होनी चाहिए। तीनों संख्या में कॉमन फैक्टर मिल जाएगा 1 के अलावा, तो वह सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, ये ध्यान रखें। यहाँ पर 4, 6, 7 और भी आप संख्याएं ले सकते हैं। इसमें 9 है, 18 है और ये 17 है। ये भी संख्या कैसी हो जाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं होंगी। अब हम लेते हैं 8 नंबर पर रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या, रामानुजन संख्या किसे कहते हैं? देखो, रामानुजन ने ये संख्या दी थी। रामानुजन जब बीमार थे तब उनके मित्र उनको 4 व्हीलर से देखने के लिए आए थे, तो रामानुजन ने उनकी 4 व्हीलर के नंबर पर उनकी निगाह गई तो उन्होंने देखा उस पर लिखा हुआ था, गाड़ी नंबर था 1729। तो रामानुजन ने बताया था कि 1729 है, वो आपके लिए लकी नंबर है। तो उन्होंने पूछा लकी नंबर कैसे? तो उन्होंने बताया कि 1729 ऐसी लघुत्तम प्राकृत संख्या है जिसे 2 संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में 2 तरीकों से लिखा जा सकता है। कैसे? ये देखिए, तो 1729 है 2 संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में इसे 2 विभिन्न तरीकों से लिखा जा सकता है। 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, और 12 का क्यूब करो और 1 का क्यूब करो, तो ये 1729 आ जाएगा। तो 1729 को कौन सी संख्या कहा जाता है? रामानुजन संख्या कहते हैं इसको हम। अब हम लेते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर्स, इसलिए इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? जब प्राकृत संख्या में 0 को शामिल और कर दिया जाता है तब उस समूह को हम पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। 0 शामिल और कर दिया जाता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी संख्या कैसी हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसका मतलब क्या सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? नहीं, लेकिन सभी प्राकृत संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। सभी प्राकृत संख्या इसमें आ जाती हैं। 1 से स्टार्ट होती हैं वो प्राकृत संख्या होती है, 0 से स्टार्ट हो रही हैं। तो आपसे कहा जाए क्या 0 प्राकृत संख्या है? नहीं, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, 0 एक पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट आगे की ओर अब हम चलते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर 10 नंबर पर पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर नंबर कहा जाता है। इंटीजर नंबर्स। पूर्णांक संख्याएं, जब पूर्ण संख्याओं को प्लस तथा माइनस चिन्हों के साथ लिखा जाता है तब उन संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे तो माइनस वाली संख्याओं को हम ऐसे भी कह सकते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। तो ये सभी संख्याएं कैसी संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। पूर्ण अंकों में होती हैं, धन की हो सकती हैं, यहाँ पे ऋण की हो सकती है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है। 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। 0 एक उदासीन पॉइंट है, ये वाला 0, इसे न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है, उदासीन बिंदु कहते हैं इसे। इसके बाद अब हम लेते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक यहाँ पे सम पूर्णांक ले लो, चलो सम ही ले लेते हैं हम पहले। सम पूर्णांक संख्याएं, सम पूर्णांक तो इसे हम कहते हैं इवन इंटीजर नंबर्स। सम पूर्णांक संख्याएं ऐसे पूर्णांक जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है
वे संख्याएं समपूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 का भाग चला जाए, अब इसमें ऋणात्मक भी आ जाती है, -4, -2, ये चलती जाएंगी ऐसे। 0 में भी भाग जाएगा 2, 4, तो 0 क्या है? 0 एक समपूर्णांक होता है, ध्यान रखना है। विषम पूर्णांक संख्याएं, विषम पूर्णांक संख्याएं, विषम पूर्णांक संख्याएं इसे हम ऑड इंटीजर नंबर कहते हैं, इंटीजर नंबर्स। आप लिखते जाओ साथ ही साथ। ऐसे पूर्णांक संख्याएं जो 2 से पूरी बार विभाजित नहीं होती हैं, वे विषम पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -5, -3, ये माइनस साइड में चलती जाएंगी। -1, फिर आएगा 1, 3, 5, ये सभी संख्याएं विषम पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद अब हम लेते हैं, आगे की ओर चलते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक को पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स कहा जाता है। पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक होती हैं उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? धनात्मक वाले ओनली, ध्यान रखना। धनात्मक 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और तो इसका मतलब क्या हुआ? जो धनात्मक पूर्णांक संख्या उन्हीं को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक संख्याएं भी कहा जा सकता है, ध्यान रखना। 14 ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, नेगेटिव इंटीजर नंबर्स। ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक होते हैं, जैसे -5, -4, -3, -2, -1 तक, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गई। नंबर 5 शून्येतर पूर्णांक संख्याएं या फिर धनेतर आप ले लो, चलो धनेतर पूर्णांक संख्याएं। धनेतर का मतलब होता है पूर्णांक संख्याओं में से धनात्मक संख्याओं को उठा करके फेंक दो। जो संख्याएं बची वो धनेतर कहलाएंगी। धनात्मकों को उठा के फेंक दो आप। पूर्णांक संख्याओं में से इसे इंग्लिश में कहा जाता है धनेतर को। धनेतर को देखो, दूसरा नाम भी इसका है। धनेतर का मतलब अधनात्मक, अधनात्मक पूर्णांक संख्याएं। इसे कहा जाता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। ये नंबर्स हो जाएगा। जैसे धनेतर, धनात्मकों को उठा करके फेंक दो आप, तो कौन कौन सी संख्याएं बची? -5, -4, -3, -2, -1 और 0 भी आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है, इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है 0 भी आया है। अधनात्मक का मतलब आप ऋणात्मक मत समझ लेना। अधनात्मक संख्याएं हैं, उन्हें आप ऋणात्मक नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें 0 नहीं है। देख लो आप, साफ अंतर स्पष्ट देख लीजिए। तो ऐसे प्रश्न इस पर बन सकता है कि अधनात्मक पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक होता है। ऑप्शन भी दे दे इसमें, अधनात्मक
सबसे बड़ा ऐसे दे दे, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा, देखो क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप होता है। अच्छा, सबसे बड़ा अधनात्मक पूर्णांक होता है। ए ऑप्शन -1, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपको साफ दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा अधनात्मक पूर्णांक। तो इनमें देखो अधनात्मक पूर्णांक है, ये अधनात्मक, इनमें सबसे बड़ा क्या है, 0 है, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। 1 यहाँ पर अधनात्मक नहीं है, और -1 से भी बड़ा क्या है, ये वाला है, इसलिए ये इसका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाएगी। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे, धनेतर के बाद ऋणेतर पूर्णांक संख्याएं। धनेतर के बाद ऋणेतर पूर्णांक संख्याएं, ऋणेतर पूर्णांक संख्याएं, इसके नाम, इसका भी दूसरा नाम है ऋणेतर का मतलब ऋणात्मक संख्या को उठा करके फेंक दो, अऋणात्मक, अऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं जो ऋणात्मक नहीं है, इसे हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर्स जैसे जो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव को उठा करके फेंक दो, जितने भी पूर्णांक संख्या हैं उनमें से नेगेटिव संख्या को उठा करके फेंक दो, नॉन नेगेटिव बच जाएंगी, नेगेटिव को निकालना है। ऋणेतर ऋणात्मकों को उठा करके फेंकना है, धनेतर धनात्मक संख्याओं को उठा करके फेंकना है। तो यहाँ पर क्या बचा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 1। तो यहाँ पर ऋणेतर पूर्णांक संख्या ये प्राप्त हुई हैं। सबसे छोटा ऋणेतर पूर्णांक 0 होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे की ओर अब हम चलते हैं, शून्येतर पूर्णांक संख्याएं। शून्येतर एक इसमें और बढ़ाते हैं, यहाँ पर 17 में जो हमने अशून्य बनाया था उसको आप कह सकते हैं, शायद मैंने लिख दिया है। एक संख्या और आती है अशून्य पूर्णांक संख्या या शून्येतर पूर्णांक संख्याएं। अशून्य पूर्णांक संख्याएं, इसका दूसरा नाम है शून्येतर। शून्य को छोड़कर, ये इत्येतर का मतलब आप समझ गए होंगे, इसमें भी इतर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब होता है उसी संख्या को छोड़ देना। शून्येतर पूर्णांक संख्याएं, शून्येतर पूर्णांक संख्याओं को कहेंगे नॉन जीरो इंटीजर नंबर्स। नॉन जीरो इंटीजर्स जो जीरो नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे तो नेगेटिव साइड में भी चलेंगी ये -4, -3, -2 और -1। जीरो को हमें हटाना है, हट जाएगा 1, 2, 3 अप टू 1। ये 4 और लिख लो इसमें। तो इस तरीके से शून्येतर का मतलब 0 हटा दो, पूर्णांक संख्या में से 0 हटा दिया जाता है तो शून्येतर पूर्णांक प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं अब हम यहाँ पर लेते हैं परमेय संख्याएं 18। इम्पोर्टेंट है परमेय अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्या को कहा जाता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स
ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q का मतलब बटा वाला रूप। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती। इसकी डेफिनेशन मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। देखो, आपको नोट्स बहुत अच्छे लिखाए जा रहे हैं। आप अच्छी तरीके से मेहनत करें, आप भरोसा रखें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां p, q पूर्णांक संख्याएं हैं। ये p है, p, q पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। बटा है, बटे में जीरो नहीं होता है। जीरो होता है वो अनंत आ जाता है। 1/0 को हम अनंत कहते हैं। तो यहाँ पर p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। जैसे अब बटे के रूप में जो संख्या लिखी जाएगी, जैसे 5 है, 5 को बटे में लिख सकते हैं, यस। 5/1 लिख सकते हैं, 1 का भाग लगाओ, 5 ही आंसर आएगा। 10 को लिख सकते हैं, यस, 10/1 लिख दो। -4 को -4/1 लिख दो। 3.4 ये भी लिख जाएगी बटे में। पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा। जो बटे में संख्या लिख जाएगी उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं, ये ध्यान रखो। 22/7, 22/7 ऑलरेडी आपको दिखाई दे रही है। 22/7 ये तो बटे में है, तो ये भी परिमेय संख्या है। क्या 10/3 परिमेय है? यस। हाँ, इसका भाग लगाओ, 3.333, ये चलता जाएगा। इसका मतलब ये रिपीटेशन होता है, उस पर हम बार लगा सकते हैं, ये नियम होता है। ये संख्या दशमलव के बाद बार बार आती है, उस पर हम बार लगा देते हैं, क्योंकि बार बार आ रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो बार वाली संख्याएं को बटे में लिख सकते हैं। और भी कई सारी संख्या हैं, उन्हें सबको बटे के रूप में आप लिख सकते हैं। अंडर रूट वाली ले लो, अंडर रूट 1 लिख जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू पूर्ण संख्या में आ जाएगी हमारे पास 1। अंडर रूट 4 ये आ जाएगी, अंडर रूट 9 ये भी आ जाएगी। तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं? परिमेय संख्या हैं। और इसमें आप ये भी लिख सकते हो, जैसे दशमलव वाली हमने लिख दी 10.1 है, तो ये भी कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें बटे के रूप में लिखा जा सके, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब हम लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? इसे इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। इर्रेशनल नंबर ऐसी वास्तविक संख्याएं जो बटे के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी वास्तविक संख्याएं जिन्हें बटे के रूप में नहीं लिखा जा सके, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, इनकी जो वैल्यू आती है दशमलव के बाद रिपीटेशन नहीं होता है उनका। जैसे यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, इनकी वैल्यू में रिपीटेशन लागू नहीं होता है। अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, ये सभी संख्याएं कैसी आती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। और ले लो इसमें पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.1415,926। ऐसे मैं पढ़ रहा हूँ, वैसे ऐसे पढ़ते नहीं हैं,
इसे पढ़ा जाता है 3.1415926 ... एक एक डिजिट पढ़ा जाता है, एक एक अंक पढ़ा जाता है, लेकिन मुझे याद करने की ट्रिक है। 3.141596 ये पाई की वैल्यू कहलाती है ... एक बात ध्यान में रखना, आप 22/7 को हम पाई नहीं कहते हैं, इसे भले ही आप लिख लो नोट डाल के, पाई इज नॉट इज इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, लेकिन 22 में आप भाग लगाएंगे 7 का तो वह 3.14 के बराबर आता है लगभग। तो लगभग में ये वाली वैल्यू आ जाती है इसकी 22/7 की। तो 22/7 को लगभग में पाई कहते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी पाई नहीं होती है। पाई इस वाली वैल्यू को कहा जाता है। तो पाई ये वैल्यू है। पाई क्या है? पाई एक ये संख्या है, इस संख्या को हम पाई कहते हैं। पाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे याद करने में परेशानी आती है, इसलिए डायरेक्ट बोल देंगे पाई। पाई का मतलब ये वाली संख्या। तो पाई क्या है? पाई एक कांस्टेंट है, अचर है, जिसकी वैल्यू ये वाली होती है। तो ये अपरिमेय संख्या होती है, दशमलव के बाद इसमें रिपीटेशन लागू नहीं होता है। ऐसे ये कांस्टेंट और आता है ई की वैल्यू होती है 2.7182 ... ये चलती जाती है। तो यहाँ पर ई है, ई को कहा जाता है नेपियर अचरांक कहते हैं इसे हम। इसकी वैल्यू होती है 2.7182। तो दशमलव के बाद इसमें भी रिपीटेशन नहीं है। जिसमें रिपीटेशन नहीं है वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जिसमें रिपीटेशन आता है ऐसे, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ये वाली। तो ये ध्यान रखना, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और पाई की जो वैल्यू होती है ये होती है, ये तो लगभग में वैल्यू होती है। 22 में 7 का भाग लगाएंगे, लगा करके आप देख लेना, ये पुनरावृत्त दशमलव प्राप्त होगा इससे। जिस टाइप की संख्या आएगी उस पर बार आप लगा सकते हैं। तो ये परिमेय अपरिमेय का कॉन्सेप्ट आप पर आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट संख्या हम लेते हैं वास्तविक संख्या। अब हम लेते हैं यहाँ पर वास्तविक संख्याएं 20। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को कहा जाता है रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहती हैं। वास्तव में जो दैनिक जीवन में काम आ रही हैं, जब सभी संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक, वर्गमूल वाली सभी संख्याएं जो दैनिक जीवन में काम आती हैं, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। वास्तव में उनका अस्तित्व है। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो यहाँ पर वास्तविक संख्याएं बराबर होता है परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याएं। परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याएं, ये संख्या आ जाएंगी, ये ध्यान। तो R = होता है Q प्लस Q का कॉम्प्लीमेंट्री। इसे Q से हम डिनोट करते हैं परिमेय संख्याओं को। जैसे आपके होल नंबर होता है उसे W से डिनोट किया जाता है। पूर्णांक संख्या होती है उन्हें Z या I से हम डिनोट करते हैं। और वास्तविक संख्या होती हैं उन्हें हम R से डिनोट करते हैं, इन्हें रियल नंबर कहा जाता है। लेकिन ये प्रदर्शन है, व्यक्त करते हैं, तो ये आना चाहिए आप पर। इसके बाद अब हम लेते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं जिनकी केवल कल्पना की जाती है। इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याएं, इन्हें अवास्तविक संख्याएं भी कहा जाता है, जिनकी केवल कल्पना की जाती है, इसलिए इनका नाम रखा गया है काल्पनिक संख्याएं। जैसे रूट -1, रूट के अंदर ऋणात्मक संख्याएं दिखाई देती हैं, इनकी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं, ये वाली। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू बताओ आप,
तो √-4 की वैल्यू -2 मत कह देना, बिल्कुल गलत चला जाएगा वो। तो इसलिए √-4 क्या है, एक काल्पनिक संख्या है, माइनस को आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद एक और संख्या आती है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं को सम्मिलित रूप से कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, सम्मित संख्या कहते हैं इसे हम। वैसे ये तुम्हारे उसमें नहीं है सिलेबस में, इसका ऊपर लेवल जाता है, इसलिए इसका पूरा डिटेल हम यहाँ नहीं करा रहे। ये a+(b) के फॉर्म वाली संख्याएं होती हैं, z = a+(b). काल्पनिक तथा वास्तविक संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या, ये ध्यान रखें। सभी संख्याओं का संग्रह आ जाता है ये सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या में सब प्रकार की संख्या आ जाती हैं, काल्पनिक प्लस वास्तविक संख्या। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, ये ध्यान रखना है। अब आपकी ये नंबर्स आपके फिनिश हो गए हैं, यहाँ पर ये नंबर्स आपके फिनिश हो गए हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ नॉलेज हुई हो, आपको पहले से नॉलेज है उसमें इजाफा हुआ हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करती है तो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए, इसलिए आप बेल आइकन को भी दबाएं। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए, आगे हम इसी तरीके से वीडियो डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।